संस्थागत ढांचा एवं मानव संसाधन। तो अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आज कि कौन कौन से कर्मचारी या अधिकारी होंगे जो मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायत के स्तर पर, और अगर मानकीकरण में लिखा जाए तो ग्राम पंचायत के स्तर पर, फिर पढ़ेंगे जनपद स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, इसे ब्लॉक लेवल भी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे कौन कौन से अधिकारी उत्तरदायी होंगे तो जिला स्तर पर, फिर पढ़ेंगे राज्य स्तर पर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केंद्र स्तर पर। तो इस 5 स्तर पर हम लोगों को आज पढ़ाई करनी है कि कौन कौन से कर्मचारी या अधिकारी होंगे, पदनामित किए जाएंगे कि नियुक्त किए जाएंगे, जो मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये लिखिए और सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, तो ग्राम पंचायत को लिखिए, तो फिर मिटाते हैं इसको। तो समझ गए क्या पढ़ने वाले हैं आज। पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर और राज्य स्तर पर, तत्पश्चात केंद्र के स्तर पर। इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, अंग्रेजी में हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। हो गया। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर। ग्राम पंचायत इस स्तर पर एक होएगा रोजगार ग्रामीण सेवक, जिसे संक्षेप में GRS कहा जाता है। दूसरा होगा मेट, METE। ये जो मेट होगा, इसको अगर एक बार में व्याख्या करना हो तो यह कार्यस्थल पर्यवेक्षक होता है। कार्यस्थल पर्यवेक्षक का अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा वर्क साइट सुपरवाइजर। तो ग्राम पंचायत पर 2 ऐसे अधिकारी होंगे जो मनरेगा से संबंधित विषयों पर कार्य करेंगे। उसमें से पहला होएगा रोजगार ग्रामीण सेवक और दूसरा कौन होगा, मेट। और यह मेट क्या होएगा, तो कार्यस्थल के लिए होगा। ठीक, आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं किसको, तो रोजगार ग्रामीण सेवक को। इसका काम क्या होगा, क्या काम यह करेगा। तो इसका तो सबसे पहला कार्य रहेगा कि जो भी ग्राम पंचायत के पंच सरपंच हैं उनकी सहायता करना। ग्राम पंचायत की मनरेगा के विषय में, मनरेगा के विषय में सहायता करना। जो भी मुद्दे मनरेगा से संबंधित रहेंगे तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे किससे कंसल्ट करेंगे, तो ग्राम पंचायत के लेवल पर ग्रामीण रोजगार सेवक से समझौता या फिर बातचीत करेंगे। आगे इसका जो दूसरा काम होगा वह है पंजीकरण को देखना कि पंजीकरण सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तीसरा काम आवेदन को लेकर, आवेदन को रिसीव करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, दिनांकित रसीद देना। दिनांकित यानी कि ऐसा
अभी रिसिप्ट होना चाहिए जिसमें क्या डला हो, डेट डला हो, दिन अंकित हो। पांचवा काम इसका क्या रहेगा, जॉब कार्ड से संबंधित। अभी जो भी एप्लीकेशन लिखेगा वो सचिव कहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो हाँ, रोजगार ग्रामीण सेवक को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। चौथा है कि कार्यस्थल पर मेट की उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगर मान लीजिए मेट आया ही नहीं है कहाँ पर, तो कार्यस्थल पर, तो जिम्मेदारी इसकी होगी कि जब भी कार्य चल रहा है वर्क साइट में, वहाँ पर मेट क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो कार्यस्थल पर मेट की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। तो ये काम किसके हो जाएंगे, ग्रामीण रोजगार सेवक के हो जाएंगे। तो अभी जो भी काम है ग्राम पंचायत स्तर पर काम ही क्या आते हैं, एक तो काम आता है पंजीकरण का, पंजीकरण के लिए आवेदन आएगा, फिर आवेदन के लिए रसीद देगा भाई कि आपने आवेदन दिया है, एक पावती तो होनी चाहिए ना आपके पास कि आपने अपना आवेदन दे दिया है। तो वो सभी को अरेंज करने का काम किसका रहेगा, तो ग्रामीण रोजगार सेवक का रहेगा। और यह मेट की भी उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा कि वर्क साइट पर मेट है या नहीं है। अभी मेट आगे पढ़ेंगे तो कुछ बातें और समझ में आएंगी मेट को लेकर, ठीक, इतना को लिखिए। तो इतना बात समझ गए कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्रामीण रोजगार सेवक होगा जिसका काम पंजीकरण, जॉब कार्ड, जो बहुत सूक्ष्म कार्य हैं और जो सामान्य कार्य हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर उनको निपटाना रहेगा। बोलिए। और मेट उपस्थित है कि नहीं है कार्यस्थल पर, ये भी देख रेख कौन करेगा, तो ग्रामीण रोजगार सेवक करेगा। और इस संविदा में इसकी भर्ती की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, यानी कि कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया जाता है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी द्वारा इसको परमानेंट पोस्ट दी जाती है। जब भी इसकी ज़रूरत होती है तब इसको बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं, या कुछ समय का दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी होगा, जितने समय का आपका कार्य होगा। समझ रहे हो, चले आगे, समझ गए, लिख लिए सभी। आगे क्या है, तो मेट है। मेट का काम है कि जो कार्य जहां चल रहा, अभी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई जगहों पर काम चल सकता है, तो जो ग्रामीण रोजगार सेवक है वो ऑफिस में बैठा रहेगा, वर्क साइट में कौन देख रेख करेगा, तो मेट करेगा। तो इसका तो पहला बात ही बताएंगे कि कार्य स्थल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। कार्य स्थल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक, और यह जो मेट होगा, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि जब भी मेट की नियुक्ति की जाएगी या जब भी इसको संविदा में शामिल किया जाएगा तो प्राथमिकता के आधार पर कोशिश यह की जाएगी कि एक शिक्षित महिला को मेट नियुक्त किया जाए। ऐसा क्यों किया जाए, क्योंकि अभी जो कार्यस्थल है हमारे देश में महिलाओं के अनुकूल नहीं रहती है। कार्यस्थल पर अनेक प्रकार के महिलाओं के लिए शोषण जैसी गतिविधियां भी संपादित होती हैं और अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम है कि हमारे देश में कार्यस्थल के विनियमन के लिए भी कानून है। अगर किसी कार्यस्थल पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो वहां एक समिति बनाई जाती है ताकि महिला के साथ कुछ भी हो रहा है, अगर आप गलत निगाहों से देखते भी हैं या कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे अगर उस महिला को समस्या है तो कहाँ अपना शिकायत दे सके, तो उस समिति को दे सके। और एक जिला स्तर पर भी, वार्ड स्तर पर भी कई सारी समितियां बनाई जाती हैं। तो अभी मनरेगा में महिला अकुशल शारीरिक श्रम करने वाली भी रहती हैं, तो अभी उन महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवस्था करने के लिए मेट के लिए प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो शिक्षित महिला को। तो ध्यान रखेंगे प्रायोरिटी में कौन रहेगा, तो प्राथमिकता शिक्षित महिला को दी जाएगी मेट के लिए, शिक्षित महिला को दी जाएगी। जो वीमेन है वो लगभग 10वीं तक 8वीं तक पढ़ाई की रहे, दोनों भाषाओं को लिख सके थोड़ा और बहुत,
पढ़ सके, जोड़ घटाव जानती हो, ताकि चीज़ों को नोट कर सके। इसका और ये भी ध्यान में रखना है कि कम से कम 100 श्रमिक में एक मेट होना चाहिए। अगर अभी 100 से ज़्यादा होता है तो मेट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 100 श्रमिकों पर कितना मेट रहेगा, तो 100 लेबर पर एक मेट होना चाहिए। ठीक, आइए तो ये हम लोग अभी जाने मेट की विशेषता कि अभी जो मेट होगा वो कहाँ कार्य करेगा, तो कार्यस्थल पर कार्य करेगा। और एक मेट की जब भी नियुक्ति की जाएगी तो क्या देखा जाएगा कि अभी प्राथमिकता किसको दी जाएगी, महिलाओं को। अगर ऐसी महिला नहीं मिलती है तब किसी पुरुष को नियुक्त किया जाएगा, अगर ऐसी महिला है तो पहले उसे नियुक्त किया जाएगा। अभी जो मेट होगा वह 100 श्रमिकों पर एक होगा। आगे चौथी बात यह है कि मेट को कुशल श्रमिक गिना जाएगा, कुशल श्रमिक के दर्जा दिया जाएगा ताकि इसको वेतन भी उतना दिया जाए। कल याद करिए बजट में पढ़े थे, उसमें वित्त पोषण पैटर्न में कि अगर कुशल अर्धकुशल सामग्री पर 75% कौन देता है, केंद्र देता है। तो वो कुशल वाला जो खर्चा जाएगा कहाँ जाएगा, 75% इसका तो केंद्र सरकार पर, 25% कहाँ आएगा, तो राज्य सरकार पर। समझ रहे हो? हाँ, आगे अब इसका देखते हैं कार्य। अभी तो इसकी प्रोफाइल देखे हैं हम लोग, ठीक। अभी इसका कार्य देखना, इसका जो सबसे बड़ा कार्य है वह है मस्टर, हिंदी में भी आएगा मस्टर रोल को रेडी करना, मस्टर रोल को तैयार करना इसका प्रमुख कार्य होगा। अभी प्रश्न उठता है कि मस्टर रोल है क्या। मस्टर रोल एक दस्तावेज जैसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है। अब एक सॉफ्टवेयर बना रहता है जिसमें जो मेट होता है श्रमिकों का उपस्थिति दर्ज करता है और उनके मजदूरी दर का भुगतान, दो चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं। जैसे एक मस्टर जो होगा, पूरा मस्टर आएगा, एक कार्यस्थल का क्या आएगा, एक मस्टर आएगा। जब ये कार्य शुरू होगा एक सॉफ्टवेयर में डेवलप हो जाएगा, उसी में डेली क्या डलेगी, अटेंडेंस डलेगी, उसी में उसको कितने दिन का भुगतान हो गया, जैसा भी पढ़े थे कितने दिन पर भुगतान किया जाता है, साप्ताहिक आधार पर। गजनी हो रहे हो, कल ही तो पढ़े हैं ना भला, बोलिए। तो साप्ताहिक आधार पर पेमेंट किया जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक उस श्रमिक को क्या हो गया है, पेमेंट हो गया है। और ये ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ये प्रभाव आया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 का। कभी लोग सूचना मांगते थे, सरकार ये सब सूचना छुपाती हैं, जब सूचना छुपाती हैं तो भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो अभी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो सरकार क्या करती है कि बहुत सारे सूचनाओं को अपने वेबसाइट में दे देती है। इसीलिए हर गवर्नमेंट की वेबसाइट में क्या आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, देखे होंगे आप लोग तो, ताकि वो हम लोगों का, क्योंकि एक आवेदन देंगे तो एक बड़ा प्रशासनिक प्रोसेस होता है, उसमें विलंब भी होता है, कई सारी समस्याएं भी होती हैं। तो अभी किसी को भी मस्टर रोल के बारे में जानना है, किसी भी वर्क साइट के बारे में, तो ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। इस मस्टर रोल में दो चीजों का डेटाबेस रहता है, एक किसकी, तो उपस्थिति की या हाजिरी की। हाजिरी ज्यादा उपयुक्त शब्द है, किसकी हाजिरी, श्रमिकों की, बोलिए। और इसमें श्रमिकों को कितना भुगतान किया गया है, ये दो जानकारी मुख्य रूप से इसमें रहती है मस्टर रोल में। बाकी अभी मैं हूँ तो नाम पांडुरंगा, पत्नी माधुरी देवी, फिर मेरा जॉब कार्ड नंबर और फिर मेरा एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। लेकिन ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन दो मुख्य चीज़ें क्या होती हैं इसमें, हाजिरी होती है और भुगतान होता है। और मस्टर रोल कौन रेडी करेगा, तो मेट करेगा, फिर इसको कहाँ पहुंचाएगा, वो ग्राम पंचायत पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? मेट का दूसरा काम है इस मेट का, वह है कि अभी अगर मिट्टी का काम चल रहा है, जैसे डबरी खुदाई हो रही है, तो वहाँ निशान लगाना, कितना खुदाई हुआ है, या जो भी वर्कर आता है तो शुरू में निशान लगाना और कितना करके वो जाता है। जैसे अभी वो खुदेगा तो उसमें बताया था कि लेंथ मेजर करते हैं, विड्थ मेजर करते हैं और हाइट मेजर करते हैं। समझ रहे हो? तो उसको मापन का कार्य कौन करेगा, तो मेट करेगा। ठीक।
तो ये मेट के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी ग्राम पंचायत स्तर पर कितने अधिकारी जिम्मेदार हैं मनरेगा को लेकर? तो 2 अधिकारी, ग्रामीण रोजगार सेवक और मेट होगा। पंचायत कार्यालय में कौन बैठेगा? ग्रामीण रोजगार सेवक। और कार्यस्थल पर वहां की देखरेख निगरानी कौन करेगा? तो मेट करेगा। ठीक, और मेट में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? शिक्षित महिला को दी जाएगी। और यह किस श्रेणी के श्रमिक में आएगा? तो कुशल श्रमिक में आएगा। ठीक, चले आगे। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्यस्थल में सब कुछ बना रहे। एक आगे और क्या लिख सकते हैं? कार्यस्थल पर सुविधाएं उपस्थित हो, सुविधाएं यानी कि थोड़ा शेड हो, पीने पानी वानी पीने की व्यवस्था हो। बोलिए। हाँ, तो सुविधाएं भी सुनिश्चित करना किसका काम है? तो बहुत लॉजिक सी बात, लॉजिक है ना भाई। अगर वर्क साइट को उसके जिम्मे दे दिए हैं तो वहां जो भी फैसिलिटी होगी वो भी मेंटेन करना किसका काम होगा? मेट का ही काम होगा। बोलिए। चले आगे, लिख लिए। अभी आगे देखना है कहाँ? तो विकास खंड स्तर पर। कहाँ देखना है? ब्लॉक लेवल पर, विकास खंड स्तर पर। विकास खंड स्तर पर जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर। प्रोग्राम ऑफिसर। दूसरे इसमें और भी सारे रहते हैं, जैसे कि तकनीक सहायक रहता है, इसमें संसाधन दल होता है। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से, क्योंकि ये सहायता टीम रहती है, इसी की सहायता के लिए जो कार्यक्रम अधिकारी होता है उसी को असिस्ट करने के लिए, जैसे भाई कोई विशेषज्ञ रहता है जल का, कोई विशेषज्ञ रहता है मिट्टी का, कोई विशेषज्ञ है इकोनॉमी का, तो ऐसे बहुत सारे उसको सहायता के लिए दिए जाते हैं प्रोग्राम ऑफिसर को, कि जो भी योजनाएं बन रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से किसको देखेंगे? तो कार्यक्रम अधिकारी को। तो कार्यक्रम अधिकारी के बारे में आइए जान लेते हैं। कार्यक्रम अधिकारी ठीक। तो अभी जो ग्रामीण रोजगार सेवक है GRS, अभी ऐसा लिखेंगे तो काम चल जाएगा क्या? जो GRS है, हाँ खुद को नहीं लिखना होगा ना आप लोगों को, इसीलिए अभी जो GRS है, GRS रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा? तो कार्यक्रम अधिकारी को। हर ग्राम पंचायत का, अभी एक विकास खंड में कई सारे ग्राम पंचायत होंगे, समझ रहे हो? हर ग्राम पंचायत का जो ग्रामीण रोजगार सेवक रहेगा वो मास्टर रोल वहां से आएगा, उसको लेकर कहाँ चला जाएगा? तो कार्यक्रम अधिकारी के पास, जो कहाँ बैठा रहेगा? तो विकास खंड के स्तर पर। आपका जो ब्लॉक का जो मुख्यालय होगा वहीं पर तहसीलदार के ऑफिस के बाजू में ही आपको यह मिलेगा, समझ रहे हैं? तो दूसरी बात, कार्यक्रम अधिकारी के लिए विकास खंड स्तर पर यह सर्वोपरि अधिकारी है, स्तर पर सर्वोपरि अधिकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम अधिकारी। इसका काम क्या है? देखिए जरा यहाँ पर, अभी विकास खंड में बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे, समझ रहे हो? तो जितने भी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आए हैं उन समस्त प्रस्तावों का जांच करने के बाद कहाँ भेजना? जिला स्तर पर। समझ रहे? इसका पहला काम क्या हो जाएगा? भाई बहुत सारे ग्राम पंचायत है, वहां से प्रस्ताव आएगा, श्रम बजट आएगा, वार्षिक योजना आएगा, उन सभी की क्या करेगा? यह जांच करेगा, और जांच करने के बाद उसको ट्रांसफर कहाँ करेगा? तो जिला स्तर पर। और जो जिला स्तर पर आगे पढ़ेंगे, जिला स्तर वाले अधिकारी को DPC कहते हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक, तो इसका तीसरा काम क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों से प्रस्तावों को
जांच उपरांत डीपीसी को हस्तांतरित करना। समझे इस वाले लाइन को? क्या है, अभी मैं क्या हूं, मान लीजिए कि मैं कार्यक्रम अधिकारी हूं, प्रोग्राम ऑफिसर हूं। अभी मेरे विकास खंड में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके सभी दस्तावेज कहाँ आएंगे? तो मेरे पास आएंगे। उन सब की मैं क्या करूंगा? जांच करूंगा। जांच करने का मतलब क्या है? जो भी कार्य ग्राम पंचायत ने किया है क्या वह मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुकूल है? कहीं प्रतिकूल तो नहीं है। तो अभी जब भी अनुकूल पाएगा तो उसको कहाँ भेज देगा? डीपीसी को। किसको भेज देगा? डीपीसी को। डीपीसी को अभी देखेंगे हम लोग आगे जाकर। और अगर प्रतिकूल हुआ तो फिर से कहाँ भेजेगा? वापस, कि भाई आप इसको रिविजिट करिए, यहाँ आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, अपने मार्ग से डेविएट हो गए, ऐसा अधिनियम में नहीं लिखा हुआ। फिर से उसमें अमेंडमेंट करेंगे, दोबारा भेजेंगे किसको? तो प्रोग्राम ऑफिसर को। फिर वो आगे ट्रांसफर करेगा किसको? तो डीपीसी को। समझ गई ये वाली लाइन की बात? चौथा हम लोग पढ़े ही थे कि बेरोजगारी वाला काम यही देखेगा, भत्ता वाला। ठीक, तो अभी जो मजदूरी दर है, जो वेज रेट है, मजदूरी भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरी भुगतान शीघ्र एवं त्वरित हो। इसका कार्य है सुनिश्चित करना, इंश्योर करेगा कि जो वेज रेट पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो। इसका कर्तव्य है यह। आगे पांचवा क्या हो जाएगा? बेरोजगारी भत्ता का काम। बेरोजगारी भत्ता का भी कार्य किसको रहेगा? तो प्रोग्राम ऑफिसर को ही रहेगा, कार्यक्रम अधिकारी को रहेगा। तो कार्यक्रम अधिकारी के बारे में क्या ध्यान रखना हम लोगों को अपनी परीक्षा के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि कार्यक्रम अधिकारी कौन से लेवल पर होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर होगा कि विकास खंड की जिला स्तर पर? तो कहाँ होगा? विकास खंड। सबसे पहले तो आपको यही विचलित करेगा व्यापम कि यह जो पोस्ट है यह ग्राम सभा के स्तर पर है कि ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत की, जिला पंचायत। बन गए 4 ऑप्शन। समझ रहे हैं? इसके बाद आपसे इसके कार्यों को पूछेगा, विशेष रूप से 2 कार्यों को, कि मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना समय पर हो रहा है या नहीं, और दूसरी बात बेरोजगारी भत्ता इसका प्रमुख कार्य है। और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में क्या करना? कांटेक्ट करना, क्योंकि बीच का आदमी कौन है? विकास खंड। समझ रहे हैं? तो लिखिए, जितना नहीं तो लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ता हूं। लिख लिए हो? आगे क्या हो जाएगा? तो जिला स्तर पर बोलिए, कहाँ जाएंगे? तो जिला स्तर पर। जिला स्तर पर। अभी जिला स्तर पर 2 पोस्ट होते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला पोस्ट होता है एडीपीसी। एडीपीसी का मतलब है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। हिंदी में क्या हो जाएगा? अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक। इसको पूर्णकालिक नियुक्ति की जाएगी, परमानेंट होगा यह पोस्ट। ठीक, चलें आगे। आगे इससे भी बड़ा अधिकारी, इससे भी बड़ा अधिकारी होगा क्या? तो डीपीसी। अब तो डीपीसी समझ जाओगे, जिला कार्यक्रम समन्वयक। यहाँ से बस एडिशनल अतिरिक्त हट गया है।
बोलो, वही बात हो गई। तो समझ जाओगे डीपीसी का मतलब अब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक, तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ही होते हैं, लेकिन जब भी उद्देश्य में अंतर हो जाता है। अभी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हो, यानी कि अभी वो रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो अपने ज़िले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वही व्यक्ति है। लेकिन जब हम लोग कानून और व्यवस्था के लिए बात करते हैं तब उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जब अभी रिवेन्यू की बात करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करने की, राजस्व की बात करते हैं, तब उसको क्या कहोगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहोगे। दोनों बातें एक ही हैं, रेफरेंस क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, चीज़ें वही रहती हैं, नज़रिया बदल जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या सीईओ को, जिला परिषद का सीईओ होता है, पंचायती राज में पहुंच गए हो क्या? यहाँ तक ग्राम सभा में हो? हाँ, तो अभी जनपद पंचायत से और जिला परिषद में क्या हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही क्या बनाया जाएगा? डीपीसी बनाया जाएगा मनरेगा के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिला कार्यक्रम समन्वयक लिख ही देता हूँ, जिला। तो ये अंतर है, समझ रहे हो? कथन में बनेगा जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होगा? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है या तो सीईओ। कहाँ का? जिला पंचायत वाला, जनपद पंचायत वाला नहीं। समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखना आप। अभी और आमतौर पर कौन करते हैं, किसको कर देते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना देते हैं। ठीक, समझ गए इतनी बात? अभी इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य वही होगा कि जिले स्तर पर जितनी भी योजनाएं आ रही उसका भी क्या करे? जांच करे। कुल मिला के जिम्मेदार किसके होगा? अपने अंतर्गत आने वाले सभी विकास खंडों का जो कार्यक्रम होंगे, सभी विकास खंड के बहुत सारे कार्यक्रम अधिकारी होंगे। अभी एक जिले में कितने विकास खंड? मान लीजिए 3 विकास खंड हैं, तो 3 विकास खंड कार्यक्रम अधिकारी किसको रिपोर्ट करेंगे? इसको, एडीपीसी को। बोलिए, उसको जांच करेगा, किसके पास भेज देगा? तो डीपीसी के पास भेज देगा। समझ रहे हैं? फिर डीपीसी इसको आगे कहाँ भेजेगा? तो राज्य सरकार को या जिला पंचायत के सदन में प्रस्तुत करेगा कि आप भी विचार करिए। बोलो, समझ रहे हैं? हाँ, तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ? तो राज्य स्तर पर। कहाँ बढ़ते हैं? राज्य स्तर पर। अभी हम वो भी बनवा देंगे, फ्लो चार्ट बनवा देंगे, कैसे नीचे से ऊपर तक चलेगी बात। ठीक, पहले राज्य स्तर और केंद्र स्तर को पढ़ लेते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे? स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर 2 चीजें होंगी। एक रहेगा राज्य रोजगार गारंटी मिशन, एक संस्था जैसे होगी यह राज्य रोजगार गारंटी मिशन, एक संस्था जैसी होगी। और इस संस्था के जो मुख्य रहेंगे, जो अध्यक्ष रहेंगे, जो चेयरमैन रहेंगे, वह आईएएस स्तर का एक अधिकारी होगा, उसको नामित किए जाएगा। इस मिशन का या इस संस्था का जो प्रमुख होगा या इसका जो चेयरमैन होगा, आईएएस के नीचे वाले अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। आईएएस के स्तर का क्या होना चाहिए? वो अधिकारी होना चाहिए, और वही इस मिशन का क्या होएगा? प्रमुख होगा। और इसको कहेंगे क्या? तो सीईओ। इस मिशन का क्या बोलेंगे? इसको सीईओ। सीईओ जान ही रहो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी लिख देता हूँ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी। लेकिन किसका अधिकारी कहेंगे? बोलिए। हाँ, इसका स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन का सीईओ कौन होगा? तो आईएएस स्तर का अधिकारी होगा। कौन नामित करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। राज्य किस स्तर पर है? तो बोलो। पद नामित कौन करेगी? ये भी लिख देते हैं। पद नामित, पद नाम करने का अधिकार किसके पास होएगा? तो राज्य सरकार के पास होगा। आगे अभी इस सीईओ के साथ, सीईओ स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन प्लस तकनीकी सहायक इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है राज्य प्रबंधन दल, स्टेट मैनेजमेंट टीम, स्टेट मैनेजमेंट टीम। तो राज्य प्रबंधन दल कौन क्या है? तो इस मिशन का जो सीईओ था उसी के साथ क्या जोड़ देंगे? तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक बहुत ज़्यादा जरूरी है ना भाई। ये थोड़ी जानेगा कि भूमि का फिजिकल या फिर केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है उस गांव का, उस गांव की किस तरीके की क्लाइमेट है, उस गांव में किस तरीके के कार्य करने चाहिए, जो भी स्कीम्स आ रहे हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट है या नहीं, डैम जहां बन रहा है बनना चाहिए नहीं या नहीं बनना चाहिए, कहीं वहाँ के चट्टान सॉफ्ट तरीके से तो नहीं है, विस्फोट करने से कोई समस्या तो नहीं हो सकती है। तो अनेक प्रकार के तकनीकी जानकारियों की जरूरत रहती है, तो उसी सहायता के लिए इनको प्रोवाइड कराया जाता है। और जब इन सबको मिला देते हैं तो क्या बनेगा? राज्य प्रबंधन दल, स्टेट मैनेजमेंट टीम, SMT कहते हैं, स्टेट मैनेजमेंट टीम। हो गया? मैं लिखता रहता हूं तभी लिख लेते हो। हो गया? आगे क्या हो जाएगा? तो केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी क्या और मिशन शुरू किया जाएगा यहाँ पर भी। और यह जो मिशन शुरू किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार की जो एक यूनिट है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत गठित की जाएगी। और इसमें भी सचिव स्तर के अधिकारी जो होंगे इसके सीईओ होंगे, समझ रहे हैं, सीईओ और अन्य सहायक दल मिलकर, अन्य सहायक दल मिलकर क्या बना लेंगे? तो प्रबंधन दल बना लेंगे। समझ रहे हैं? सेम टू सेम कैसा है वैसा है। हो गया? आइए थोड़ा मैं समझा देता हूं अभी इन दोनों में अंतर क्या है। अभी ये जो प्रबंधन दल है हर स्टेट को ट्रेंड करेगी, हर स्टेट को ट्रेंड करेगी। यानी देखिए अभी केंद्र सरकार बड़ी इकाई है, इसके पास रिसोर्सेस क्या है? ज़्यादा हैं। तो अभी सभी राज्यों को प्रशिक्षित करती है मनरेगा को सही तरीके से प्रभावी बनाने के लिए। किस किस मामले में? तो दोनों का ही विषय होगा, राज्य रोजगार गारंटी मिशन का भी और केंद्र वाले का भी यही कार्य होगा कि मानव संसाधन पर विशेष जोर दिया जाए। जो भी ये कार्यक्रम अधिकारी हैं, ग्रामीण रोजगार सेवक है, मेट हो गया है, तो इनको क्या करें? सही से प्रशिक्षित करें ताकि अपना कार्य ये सही से कर सके। तो जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस, उसको दक्ष बनाने के लिए जिम्मेदार केंद्र स्तर पर कौन होगा? तो
प्रबंधन दल होगा और ये प्रबंधन दल हर स्टेट को क्या करेगी, कार्यशाला का आयोजन करती है, वर्कशॉप का आयोजन करती है, हर स्टेट को बुलाती है कि आप अपने अपने स्टेट में कार्यक्रम अधिकारी को इस तरीके से कार्य करने के लिए कहिए। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विदेशों के भी अन्य जो सिस्टम है जो बेहतर से बेहतर है उनका क्या करती है, रिसर्च करती रहती है। केंद्र सरकार की बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो इस मामले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। IITs हैं तो जो काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। जितना रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको जानने को मिलेगा वो IIT से ही संबंधित है, उन्हीं की सारी रिपोर्ट है। समझ रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज जो ग्राम पंचायत लेवल पर है उसको कैसे मैनेज करें, तो उन सब के बारे में क्या करना, प्रशिक्षण करना। फिर राज्य सीख लेगा, राज्य के कुछ लोग सीखेंगे यहाँ जाकर, फिर वो आके विभिन्न जिले के लोगों को क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। अभी केजरीवाल सिंगापुर भेज रहे हैं टीचर लोगों को सीखने के लिए, तो सभी टीचर को भेज सकते हैं क्या वहां? पहले कुछ लोग जाएंगे वहां से सीख कर आएंगे, फिर यहाँ के लोगों को दाएं बाएं सिखाएंगे, जैसा बनेगा। और प्राकृतिक संसाधनों का कैसे समेकित प्रयोग हो ये भी सेंटर लेवल पर कौन करेगा, तो हाँ, हर स्टेट को सिखाएगा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं आपके पास, जैसे कि लैंड हो गया और वाटर हो गया, ये दो सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं, तो इसका आप यूज कैसे करेंगे। अगर इसका वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं हुआ तो कुछ दिन में ही सत्यानाश हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगी और जल की त्राही त्राही मच जाएगी, जैसा कि पंजाब में हुआ है। लगभग ग्राउंड वाटर जीरो की स्थिति है पंजाब हरियाणा में। समझ रहे हो, क्योंकि समेकित प्रयास नहीं था किसको लेकर, प्राकृतिक संसाधन को लेकर। अंधाधुंध विकास के कार्य चले, कोई भी प्लानिंग नियोजन से कार्य नहीं हुआ था। आगे क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कल पढ़े थे क्या क्या, दो सिस्टम बताया था मैं। एक क्या था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन दोनों इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हैं। बोलिए, एक और है ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, जिसको अभी आज पढ़ेंगे श्रम बजट में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके लोगों तक मनरेगा को क्या बना सकें, प्रभावी। जैसे मैंने बताया था कि इसमें तो मजदूरी भुगतान में आमूलचूल परिवर्तन आ चला है। पहले मनरेगा में लोग दूसरे का पैसा दूसरा ले लेते थे। अभी जो गांव के जो वजनदार लोग, खलीफा लोग होते हैं, वो कुछ पैसा हड़प लेते थे, गरीबों को मालूम ही नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, DBT हो गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया है, उनके खाते में प्रत्यक्ष रूप से पैसा आना है। तो ये जो लैग था बीच में, वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। किसके कारण, तो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण। और मेरा मानना इस देश में जो भी समस्याएं, अगर उसको कोई परमानेंट हल कर सकता है तो क्या है, तकनीक ही है, टेक्नोलॉजी ही है जो सारी चीजों को दूर करेगा। अभी जरा ऐसा सोचिए, अभी हम बात कर रहे थे मास्टर रोल की, कोई भी चेक कर सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? जो इंटरनेट चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लस इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई, टैबलेट जो भी आ गया, बोलो। तो सूचना प्रौद्योगिकी का भी अधिक से अधिक क्या करना, यूज करना। तो कोई नया सॉफ्टवेयर सेंटर डेवलप करेगा तो पहले राज्य के लोगों को प्रशिक्षित करेगा, फिर वो आके नीचे नीचे धीरे होगा। इसी को तो फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। छन के कहाँ की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। अंग्रेजों ने अपनाया था, पढ़े होंगे कि इतने लोगों को पढ़ाएंगे तो फिर छन कर वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। बोलिए आगे क्या है, तो निगरानी एवं मूल्यांकन, कि कैसे निगरानी एवं मूल्यांकन होता रहे ताकि जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो चले। जैसे अभी कार्यक्रम अधिकारी याद है किस स्तर का है, कार्यक्रम अधिकारी विकास खंड स्तर का है। उसके सहायता के लिए कुछ तकनीकी दल होते हैं और तकनीकी दलों का यह उत्तरदायित्व होता है कि बीच बीच में जाकर कार्यस्थल को क्या करें, विजिट करें कि वहां सही से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेट को पहले ही पता चल जाता है कि उन लोग आ रहे हैं और उन लोग के आने से पहले ही बस्त, कुकरी और तैयार रहता है और पूरा चीज फिर चला जाता है कहाँ, तो
भ्रष्टाचार में, क्योंकि वहां पर जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, मेरे अकाउंट में जब काम चलता है मेरे गांव का तो 1300 रुपये आता है और मैं यहाँ रहता हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा चल रहा है, जिसका जो मेट है वो कार्य भ्रष्टाचार से चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों को क्या करना, हटाना है, इसको मॉनिटर करना है और इसका असेसमेंट करना है, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना है कि वो बेहतर हो। यानी कि ऐसा सेटअप भिड़ाना है हम लोगों को वहां पर, ताकि वो जो लैग हो रहे हैं, वो जो समस्या हो रही है, वो जो खपत हो रहा है, वो क्या हो सके, ना हो। तो हम लोगों को ऐसा सेटअप डेवलप करने के लिए सरकार पहले प्रशिक्षित किसको करेगी, तो राज्य सरकार को, फिर वो कहाँ की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा। तो यानी ये जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर वाला है, इन लोग मूलभूत चीजों पर विचार करते हैं, फंडामेंटल पर, कि सेटअप कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप हुआ, एक ऐसा अधिकारी आ गया जो इन समस्याओं को हल कर सकता है, समझ रहे हो। तो उन लोग मूलभूत चीजों पर बात करते हैं, जबकि जो इधर वाला है जिला समन्वयक, डीपीसी हो गया, एडीपीसी हो गया, उन लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, तो किसमें, क्रियान्वयन में। इन लोग उसके लिए अवधारणा देते हैं, कंसेप्ट देते हैं कि ऐसा कार्य होना चाहिए, सेटअप संस्थागत जो ढांचा है ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये दोनों का काम वही है। ये काम है राज्य स्तर पर किसका, राज्य रोजगार गारंटी मिशन का, और केंद्र स्तर का भी यही कार्य होगा, लेकिन लेवल हो जाएगा सेंटर वाला। बोलो, समझ पाए इतनी बात को। तो अभी वो बना ले फ्लो चार्ट। तो कार्य स्थल से शुरू होगा। मैंने शुरू में क्या लिखाया था, मनरेगा में बॉटम अप अप्रोच है, ठीक। तो उसका एक एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले कार्य कहाँ से शुरू होगा, कार्य स्थल से, बोलिए। और कार्य स्थल पर कौन जिम्मेदार है, मेट। एक इसको रिपोर्ट करेगा ग्रामीण रोजगार सेवक को, बोलिए। एक इसको करेगा प्रोग्राम ऑफिसर को। एक इसको रिपोर्ट करेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। एक इसको रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, बोलिए। ये रिपोर्ट किसको करेगा, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार फिर किसको रिपोर्ट करेगी। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्लो चार्ट बन गया कि किस स्तर पर किस तरीके के अधिकारी हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, पंचायत स्तर। ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक लेवल, बोलो। ये क्या हो जाएगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसमें तो लिखा ही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समझ रहे हैं। तो बता लोगे सेटअप को। हाँ, तो इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे, यही कि जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन सी स्तर पर काम करेगा, कार्यक्रम अधिकारी कौन सी स्तर पर कार्य करेगा, ग्रामीण रोजगार सेवक कौन सी स्तर पर कार्य करेगा, मेट कौन होता है, मेट का कार्य क्या होता है। मेट का मुख्य कार्य क्या है, तो मास्टर रोल को रेडी करना, क्योंकि मास्टर रोल में ही हाजिरी और भुगतान का डेटाबेस होता है, ठीक। चलें आगे, लिख लिए, नहीं लिखे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या। हाँ, समझदार हो। चलें आगे। लग रहा है ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हो, ना तो हाँ ना तो नहीं। भाई तुम कुछ बोलो, हम कुछ बोलें, तब तो बात बनती है ना। एनुअल प्लान, वार्षिक योजना एवं श्रम बजट। वार्षिक योजना एवं श्रम बजट, लेबर बजट और एनुअल प्लान। प्लान को हिंदी में नियोजन या फिर योजना दोनों के नाम से जानते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग होती है तो परिवार नियोजन आ जाता है, लेकिन अभी स्कीम की बात होती है तो प्लान की जगह योजना कह देते हैं।
तो अभी आप सभी जानते हैं कि, पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं, संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का, कि हमारे अभी जो सरकार होगी, जो कार्यपालिका है, उसकी जिम्मेदारी है कि हर वित्तीय वर्ष में, आने वाले वर्ष का कितना पैसा मेरे पास आएगा, सरकार की कितनी आय है और सरकार आने वाले समय में कितना व्यय करेगी, इसी का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। कहाँ? तो संसद में। बजट हमेशा क्या होता है? तो आने वाले समय का, उसमें कुछ भी पुराने समय का उल्लेख लिखा रहता है, उसका वो रहता है, एनालिसिस रहता है, लेकिन मुख्यतः बजट हमें क्या बताता है? सरकार को आने वाले वर्ष में कितना मनी भाई मिलेगा और सरकार कितना खर्च करेगी। और हमारी सरकार नुकसान में रहती है, मतलब जितना खर्च करती है उससे कम कमा पाती है, इसीलिए आप राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा जैसे शब्द सुनते हैं। तो वैसे ही अगर ये श्रम बजट की बात हो रही है तो ये कब के लिए होगा? आने वाले समय के लिए होगा, यह बात तो तय है। बजट लग गया तो इसमें जो भी चीज उल्लेख होगा ज़्यादातर का संबंध किससे होगा? अपकमिंग ईयर से होगा। बोलिए। चलें आगे। तो अभी देख लेते हैं वार्षिक योजना। तो अभी बजट को व्याख्या करना हो तो सरकार की आय और लेखा जोखा का विवरण क्या है? बजट है। तो वैसे ही अगर श्रम बजट या वार्षिक योजना को हम लोगों को बताना हो तो इसमें आय और व्यय को बस बदलना होगा, बाकी वही सेम चीजें हो जाएंगी। इसमें रहता है कार्य की मांग। इस बजट में बताया जाएगा कि आने वाले वर्षों में कितना काम आ सकता है या कितने परिवार लोग काम मांग सकते हैं। आने वाले वर्षों में कितने रोजगार दिवस का सृजन किया जाएगा, कि कितना दिन आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। 100 दिन तो है ही, बोलो। तो दो बातें हो गई। अगर श्रम बजट को पढ़ोगे तो आपको एक डेटा मिलेगा कि वहाँ पर उस जिले में कितने परिवार ऐसे होंगे जो आने वाले समय में कार्य की मांग करेंगे और उनके लिए कितने दिन रोजगार दिवस सृजित होगा। तीसरी बात कि मजदूरी पर कितना व्यय किया गया और सामग्री पर। सामग्री यानी कि क्या? सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलिए। तो जैसे अभी भी वृक्षारोपण होएगा सरकारी वाला, तो वृक्षारोपण में तो पौधा लगेगा ना, कहीं से तो नर्सरी से तो खरीद कर लाएंगे ना, और फिर से वृक्षा लगाने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि बकरी आकर खा जाती है, फिर रात को लोग बकरी को खा जाते हैं। तो इससे अच्छा है दोनों का नुकसान न हो तो क्या करें? वहाँ पर घेरावा करें। पहले सरकार उसका लोहे से घेरावा करती थी, फिर सरकार ने लोक लुभावन वादा किया, भाई ये लोहा से तो फैक्ट्री को फायदा हो रहा है, तो किससे करे? बांस से। तो किससे फायदा होगा? स्थानीय वालों का फायदा होगा। ऐसा तो अभी वो जो बांस होगा वो भी तो कहीं से खरीद कर लाना पड़ेगा ना। तो सरकार बताएगी कि मजदूरी पर कितना व्यय किया गया है और सामग्री पर कितना व्यय किया जाएगा। तो चार बातें हो गई। एक तो क्या? परिवारों की संख्या जो काम चाहते हैं और रोजगार दिवस का सृजन। तीसरा बात मजदूरी पर व्यय, कितना खर्च होगा मजदूरी पर और सामग्री पर। 4 हो गए। और पांचवा कौन कौन सी जगह आप गांव में, कौन कौन सी जगह गांव में आप कार्य करेंगे, कहाँ तालाब बनेगा और किस काम को पहले करेंगे। ये 5 चीजें उसमें लिखी रहती हैं। तो यही 5 चीजों का जो विवरण होगा उसी को क्या बोलेंगे? वार्षिक योजना एवं श्रम बजट कहेंगे। तो पांचों चीज को लिख लें। तो सबसे पहले क्या है? तो परिवारों द्वारा अनुमानित, गलत, अनुमानित कार्य की मांग, या फिर इसको क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में? तो दूसरे भाषा में नहीं, दूसरे शब्दों में परिवारों की संख्या। क्योंकि हम बताए हैं मनरेगा में यूनिट किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। ठीक। तो अभी कितने परिवार लोग, जॉब कार्ड बनता है तो परिवार के नाम से बनता है, बोलिए।
तो ये क्या हो जाएगा, परिवारों की संख्या या फिर कितना कार्य का मांग आएगा। अनुमानित है, क्यों कह रहे, बता रहे हैं कि आगे वाले टाइम के लिए है तो जान सकते हैं क्या, वो बागेश्वर बाबा ही जान सकते हैं अभी जो, लेकिन ये क्या है, अनुमान का मतलब क्या है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा, सरकार लगाती है और अंदाजा ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, बाकायदे कागजी कार्यवाही होती है, आंकड़ों का सहारा लिया जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत को वहाँ पर अभी जो डेटा साइंस होता है, सांख्यिकी होता है, उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। अनुमानित रोजगार दिवस की संख्या, कितना रोजगार दिवस सृजित करेंगे आप आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में। तीसरी बात, किस पर व्यय, अनुमानित, बड़े ही मग्न होकर लिख रहे हो, अनुमानित मजदूरी पर व्यय। चौथा, अनुमानित सामग्री पर व्यय, मटेरियल पर व्यय। और परियोजना कार्य सूची, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वार्षिक, इन सब का विवरण ही क्या कहलाएगा, तो वार्षिक योजना एवं श्रम बजट। ठीक, कोई पूछे तो बता लेंगे, वार्षिक योजना श्रम बजट क्या है, बोल देना, जाओगे श्रम बजट पढ़ोगे तो क्या क्या मिल जाएगा, परिवारों की संख्या, कितना दिवस रोजगार हम बनाएंगे, आगे क्या है, मजदूरी पर कितना व्यय, यानी जो श्रमिक हैं उनको कितना कितना मिला, कुल मिलाकर श्रमिकों को कितना पैसा गया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे जाकर पढ़ेंगे कि यहाँ 60-40 का रेशियो है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों में अंतर आपके दिमाग में स्पष्ट रहेगा, तभी ये 60-40 समझ में आएगा। अगर ये अंतर स्पष्ट नहीं रहा तो इतने सारे डेटा हैं ना, 15 दिन 5 दिन आप खो जाएंगे। तो इसीलिए अभी तो चीज़ें आसान लग रही होंगी, क्योंकि अभी अभी पढ़ रहे हैं, 15-20 दिन बाद फिर इन सब में क्या होगी, समस्या होगी, लगेगा कि बहुत सारा दिमाग में भर गया है। तो अभी हम लोगों को उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि दिमाग में क्लियर रखें कि कौन सी डेटा किसको डेडिकेटेड है। तो अभी ये जो 60-40 है, हमको समझना पड़ेगा इस 60 का मतलब सरकार ज़्यादा कहाँ देना चाह रही है, तो मजदूरी पर देना चाह रही है, समझ रहे हो, और सामग्री पर कम देना चाह रही है। तो इसको अभी आगे पढ़ेंगे, और आखिरी क्या रहेगा, तो परियोजना कार्य सूची रहेगा। इतनी बात समझ गए, चलिए इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी ये जो श्रम बजट और वार्षिक योजना बनाने का जो कार्य शुरू होगा, पहले 2 अक्टूबर से होता था, किसी भी साल में 2 अक्टूबर को शुरू होता था, लेकिन वह कार्य 31 दिसंबर तक हो ही नहीं पाता था। तो सरकार ने सॉल्यूशन निकाला कि काम कब से शुरू किया जाए, तो 15 अगस्त से वार्षिक योजना एवं श्रम बजट का कार्य शुरू होगा, और किसी भी स्थिति तक 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। तारीख ध्यान रखना कि श्रम बजट कब तक बन जाना चाहिए। हाँ, आखिरी डेडलाइन को पूछेगा आपसे कि श्रम बजट किस तारीख तक पूर्ण हो जाना चाहिए, तो क्या बताओगे, 31 दिसंबर तक। फिर जाइए नया साल मना लीजिए भाई, उसके बाद तो नया साल ही आ जाएगा। तो समय काल समझ गए, हर साल 15 अगस्त से कार्य क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा श्रम बजट बनने का, और कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर तक। यानी श्रम बजट कहाँ पहुंच जाना चाहिए, सेंटर, क्योंकि किस्त जारी करेगा पैसा, बोलिए 7 अप्रैल तक फिर पहला किस्त जारी हो जाता है, 15 अगस्त से काम चालू हो गया रहता है। बढ़े आगे,
तीसरा बिंदु है कि अभी कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पर हो, तो शारीरिक श्रम वाले हों। ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पर हो, शारीरिक श्रम वाले हों, और मशीन वाले काम कम हों, मशीन से कार्य कम हो, ये सिद्धांत में होना चाहिए। मशीन से कार्य कम हो, क्योंकि हम लोगों ने कल सीखा था कि जो काम कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ मजदूरों के जरिए, वो मशीन के जरिए बहुत जल्दी हो सकते हैं, एफिशिएंटली हो सकते हैं, एरर बहुत कम होंगे। अभी जब कोई काम लंबा चलता है तो निगरानी भी मुश्किल होती है, समझ रहे हैं। तो अगर मशीन से लेंगे तो मनरेगा की काया पलट हो जाएगी, जितना काम अभी इतने सालों में हुआ है 2-3 सालों में हो जाएगा। लेकिन मशीन के बजाय किससे कराना है, क्योंकि मनरेगा का मूल उद्देश्य ही क्या है कि अकुशल शारीरिक श्रम करने वालों को रोजगार देना। अगर मशीन से करा लेंगे तो वो रोजगार, हाँ, लेकिन यह देखिए तो यह ऐसा है कि अभी बुखार आ रहा है, आप जाके गांव के डॉक्टर से सुई लगा रहे हैं, उस बुखार का कारण नहीं जान रहे हैं, तो अभी हमको उपचार नहीं इलाज की ज़रूरत है। तो ये सभी सरकार के क्या है, संतावने वाले कदम है कि पट्टी बांध देते हैं, ऋण माफ़ी, ये सभी जितने भी योजना है। अभी कहते हैं मशीन रोजगार खा जाएगा धीरे धीरे। मशीन तब रोजगार खाएगा जब वो मशीन बाहर से आयात होते हैं। अगर इसी देश में मशीन कहीं और बनेगा तो वहाँ रोजगार अपने आप ही आ जाएगा। तो सरकार ऐसे मरहम पट्टी लगाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। कृषि ऋण माफ़ी करके किसानों का केवल दर्द भर हल्का हो जाता है, उनकी समस्या हल नहीं होती। उनकी समस्या कब हल होगी, जब सिंचाई की अवसंरचना तैयार होगा, बिजली की उपस्थिति रहेगी खेतों तक। अभी गांवों तक तो है नहीं, अच्छे से खेतों तक तो जाने की दूर की बात है, समझ रहे हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ये जो ऋण माफ़ी हो गया, बिजली माफ़ी हो गया, ये सभी क्या है, तो लोक लुभावन वादे हैं, मत पाने का तरीका है, और जनता उतना भी नहीं सोचती, 200 में ही काम हो जाता है। चल रहे आगे। तो अभी इसमें जब भी कुछ चीज़ अगर प्लानिंग की जाएगी श्रम बजट में, तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किससे हो और मशीन से कम हो। और एक बात और आगे आके लिख लीजिए, वही बात कि मजदूरी पर किया गया व्यय और सामग्री पर किया गया व्यय का अनुपात, हाँ, 60:40 होना चाहिए। उसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये वाला जो है ना, तो कैसे लिखोगे, मजदूरी पर किया गया व्यय, मजदूरी पर किया गया व्यय तथा गणितीय रूप में लिखवा देते हैं। ऐसा होना चाहिए 60:40 का। इसको ऐसा लिख लीजिएगा तो पर भी सही है, 60:40। कुल मिला के कितना आना चाहिए, अभी जब भी डिवाइड करोगे ना तो 3/2 आना चाहिए। ऐसा रेशियो डालो आप। अभी अगर मान लीजिए आपको कितना खर्चा करना है, तो 100 रुपये खर्चा टोटल आएगा, तो अभी उसके लिए कितना दोगे, 60 रुपये दोगे, इसके लिए 40 रुपये दोगे। या फिर मान लीजिए, तो अभी इसमें कट जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी राशि हो तो ऐसे डिवाइड करोगे कि 3/2 ही आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए उत्तर डिवाइड करने के बाद। समझ रहे हैं, चले आगे। हाँ, तो अभी इतनी बात समझ गए। तो अभी श्रम बजट में क्या सीखे हम लोग कि यह इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, क्या क्या बातें इसमें होंगी, और इसके टाइम पीरियड को, जहाँ से प्रश्न बनना लगभग तय ही है कि 31 दिसंबर वाला जो डेडलाइन है श्रम बजट का, इसको जरूर ध्यान में रखिए कि आखिरी डेडलाइन कब है, तो 31 दिसंबर को। और आश्चर्य की बात नहीं है, 15 अगस्त को भी पूछ ही ले कि शुरुआत कब होता है, क्योंकि ग्राम सभा वाले में पूछता है बजट को लेकर।
प्रश्न देखे होंगे तो ग्राम पंचायती राज से जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछता है कि बजट कौन से सेशन में पारित होगा। तो ऐसे इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि श्रम बजट की शुरुआत कब होती है और ख़त्म कब होता है। समझ रहे हैं? 1:41 हो गया है, पढ़ोगे कि जाओगे? हो गया, ठीक। तो अभी श्रम बजट बाकी रहेगा, कल शायद आखिरी क्लास हो। विस्तार बाकी है, मनरेगा का विस्तार, कब से इसका विस्तार हुआ है, विस्तार मतलब किन किन चरणों में लागू हुआ है। 2 फरवरी 2006 के बाद छोड़ दिए थे लागू करके। तो अभी श्रम बजट को देखेंगे, थोड़ा सा महिलाओं पर कितना फोकस किया गया है श्रम बजट में। श्रम बजट अभी बॉटम अप अप्रोच की बात किए थे हम शुरू में ही। तो अभी जो जो बजट होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्राम सभा से ही होगी। उन्हीं लोग बताएंगे कहाँ क्या बनना है, फिर धीरे धीरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचेगा। तो पहले कल बजट को जान लेंगे, बजट के बाद थोड़ा विस्तार देख लेंगे, मातृ शक्ति को देख लेंगे और मनरेगा हम लोगों का लगभग क्या है, कंप्लीट ही है। 20% बचा होगा तो बचा होगा। अब जिम्मेदारी आपका है कि मनरेगा को आप अच्छे से पढ़ लें।